तो कौन बता सकता है क्या है वाणिज्यवाद? व्हाट इज मर्केंटिलिज्म? ये सर 15वीं और 16वीं शताब्दी में ये जो पश्चिमी यूरोप के समाज में अनेक परिवर्तन हुए थे। तो हम्म। इसके कारण क्या है कि जो व्यापार है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिला था। बिल्कुल। तो यही वाणिज्यवाद है सर। देखो मध्यकालीन यूरोप जो था, हम आपका जो टॉपिक पेपर है मेडेवियल वर्ल्ड, उसमें आप मध्यकालीन यूरोप पढ़ रहे हो। पुनर्जागरण में अभी आप पढ़ रहे हो, तो पुनर्जागरण में क्या हुआ कि लोगों को धीरे धीरे ये समझाया गया कि आप पारलौकिक जीवन की बजाय इसी जीवन पर ज्यादा ध्यान दीजिए। परलोक में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसको छोड़कर इस जीवन को सुधार करने का प्रयास कीजिए। और इस जीवन में सुधार कैसे हो सकता था? ज्यादा से ज्यादा इस सुविधाएं भौतिक आपको इसी सुख जीवन में सुविधाएं। भोगनी चाहिए। हाँ और जी। उसके लिए धन चाहिए, और धन के लिए जो भी आप कर सकते हो तरीके, व्यापार के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से, तो उस पर जोर दिया गया पुनर्जागरण में। ठीक है। ऐसे ही धर्म सुधार आंदोलन हुए। सुधार आंदोलन में क्या कि धर्म जो बाधक बन रहा था व्यापारिक उन्नति और वैज्ञानिक उन्नति में, वो बाधाएं अब सुधार आंदोलनों के बाद में हटा दी गई, है ना। ज्यादा धन कमाना बुरा माना जाता था, ब्याज कमाना बुरा माना जाता था। ठीक है। तो इस तरह की बातें जो थी वो, दूसरे देशों की यात्रा करना वो बुरा माना जाता था। तो धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण जब हुआ तो यूरोप के लोगों का फिर जो भौगोलिक उन्नति थी वो हुई, व्यापारिक उन्नति हुई, वैज्ञानिक उन्नति हुई। इसके कारण यूरोप के लोगों का पूर्वी देशों के जो लोग थे उनके साथ संपर्क बढ़ा। आप देखोगे कि 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज लिया, और वास्को डी जी। गामा जो था नए रास्ते के माध्यम से भारत तक पहुंच गया 1498 में। तो इससे व्यापारिक जगत में बहुत सारे परिवर्तन हुए। यूरोप का जो व्यापार था उसके अंदर बहुत सारी तरक्की देखने को, परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इससे पहले क्या होता था कि जो यूरोपियन व्यापारी थे वो अरब व्यापारियों के ऊपर निर्भर थे, और जो इटली के आसपास के जो क्षेत्र थे जैसे वेनिस और जिनेवा, उन्हीं के माध्यम से व्यापार होता था। ये इन नगरों का अधिकार था व्यापार पर। लेकिन अब जी। परिस्थितियां बदल गई। जो देश है यूरोपियन, इंग्लैंड है, फ्रांस है, हॉलैंड है, पुर्तगाल, स्पेन, तो यहाँ के जो व्यापारी थे उन व्यापारियों ने जो समुद्री रास्तों की खोज की, उनके माध्यम से जो एशियाई देशों के साथ जो व्यापार उनका चलता था, तो फिर ये देश बाजी मार जाएंगे, इन देशों का एकाधिकार इनके ऊपर स्थापित हो जाएगा। इस तरह पूर्वी देशों के साथ साथ अमेरिका और एशिया के दोनों तरफ इन्होंने अपने व्यापार के माध्यम से यहाँ के मतलब ज्यादा से ज्यादा व्यापार के फायदे उठाने शुरू कर दिए। व्यापारिक क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन हुए। इन्हीं सभी परिवर्तनों को व्यापार वाणिज्यिक क्रांति या फिर व्यापारिक क्रांति का नाम दिया गया। इनके साथ साथ आर्थिक विचारों में भी बदलाव आने लगा। इससे क्या हुआ कि अब कृषि जो थी, पहले मुख्य व्यापार थी, कृषि के स्थान पर व्यापार और वाणिज्य जो थे वो उसको आर्थिक संपन्नता का साधन माने जाने लगा। ठीक है। और व्यापार को, व्यापार के विकास को राष्ट्र की संपन्नता का प्रमुख साधन स्वीकार कर लिया गया। पहले कृषि के ऊपर जोर दिया जाता था, अब ये माना जाने लगा कि अगर राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो व्यापार का विकास किया जाना चाहिए। और उसको लेकर, उसकी उन्नति को लेकर नए नए नियम बनाने शुरू कर दिए। दूसरा, जो राज्य जो थे वो शक्तिशाली बनना चाहते थे, तो उसके लिए सोना और चांदी का जो संग्रह था उसके ऊपर जोर दिया गया, है ना। तो जो शासक थे वो अपने अपने देश में सोना और चांदी के भंडारों को बढ़ाने के लिए प्रयास करने लगे, जैसे कि अपने देश से दूसरे देशों में सोना चांदी ना जाए, ऐसे नियम बनाने शुरू कर दिए। भंडार करने के लिए व्यापार को बढ़ावा दिया जाने लगा। विदेशी व्यापार जो था उसके ऊपर बल दिया गया, विदेशी व्यापार जो था वो महत्वपूर्ण हो गया। और फिर विदेशी व्यापार के अंदर ज्यादा लाभ कमाने के लिए हम देखते हैं कि उपनिवेशों की स्थापना पर जोर दिया गया। और उपनिवेशों के जो हुए सामूहिक रूप से, इस सभी विचारधारा को व्यापारवाद या वाणिज्यवाद कहा जाता है। समझे? मतलब जो एक होड़ लगी यूरोपियन देशों में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाकर, सोना चांदी इकट्ठा कर कर अपने आप को शक्तिशाली बनाने की, इसके लिए उन्होंने एशियाई और अमेरिकी जो देश थे उनका शोषण किया उपनिवेश बनाकर, और इसके लिए लड़ाइयां भी लड़ी। तो ये जो उसमें अवधारणा थी, विचारधारा थी, इसी को वाणिज्यवाद कहा गया। समझे? अगर बात करें तो सबसे पहले जो इसका प्रयोग किया था वो एडम स्मिथ ने किया था। उनकी बुक है एक, वेल्थ ऑफ नेशन, तो उसमें वाणिज्यवाद का प्रयोग किया था। पहले भी व्यापारवाद का प्रयोग होता था, लेकिन इसको किसी ने परिभाषित नहीं किया था। परिभाषित करना इसको इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ये कोई संगठित विचारधारा नहीं थी। ठीक है। लेकिन जब एडम स्मिथ ने इसके बारे में लिखा अपनी पुस्तक में, तो फिर इसने मतलब उस पुस्तक में क्या कहा, इसने कहा कि जो स्वतंत्र व्यापार की नीति था, उसके स्वतंत्र व्यापार की नीति थी उसका समर्थन इसने किया था।
वे व्यापार के ऊपर किसी तरह के कंडीशंस या किसी तरह के बंधन नहीं होने चाहिए। व्यापार तभी फले फूलेगा जब उसको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, ठीक है। और हालांकि वाणिज्यवाद की आलोचना जरूर की थी, भाई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप मतलब इसके लिए लड़ाई मार काट मचा दो या दूसरे लोगों का शोषण करना शुरू कर दो। तो ये मैंने लिखा भी हुआ है रेड कलर में, साधारण शब्दों में उद्योग और व्यापार को नियमित करके सोना और चांदी प्राप्त करने की जो नीति थी उसी को व्यापार वाणिज्यवाद का नाम दिया गया है। अब बात करें भी इसके क्या उद्देश्य थे, किस प्रकार से। पहले तो इसके टाइम की बात करें तो 14वीं 15वीं शताब्दी के अंदर शुरू हुआ और इसका जो टाइम पीरियड 14वीं 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक इसको मानते हैं, जब जहाँ ये विचारधारा जो थी पूर्ण रूप से 17वीं और 18वीं शताब्दी तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी, ठीक है। तो वाणिज्यवाद की जो विचारधारा थी उसमें काम किया। 18वीं शताब्दी में इसका अंत माना गया, उसके बाद में हम देखेंगे दूसरी विचारधारा आ जाएगी। उद्देश्य की बात करें तो क्या उद्देश्य थे इसके, इसको विचारधारा को जो मानने वाले थे व्यापारी थे, प्रशासक थे, शासक थे, वो अपने राष्ट्र का जो आर्थिक प्रभुत्व बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने सोने चांदी को भंडारण को आवश्यक माना और विदेशी व्यापार को बढ़ाया, ठीक है। तो कई सारी बातें थी जो इसको उद्देश्य को लेकर बताया जा सकता है, जो मैंने मेंशन की हुई है। जैसे अभी आप स्क्रीन दिख रही है ना, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? जी सर। जी सर। इसमें दिखाया हुआ ना भाई, देश को शक्तिशाली बनाने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में कीमती धातुओं को इकट्ठा करना, ये उद्देश्य था इसका, सोना चांदी को, ठीक है। देश के व्यापार और उद्योग को अधिक से अधिक विकसित करना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। उसके अलावा देश के आयात और निर्यात पर ऐसे नियम लागू करना जिससे व्यापार का जो संतुलन है हमेशा देश के अनुकूल बना रहे, मतलब इंपोर्ट कम हो एक्सपोर्ट ज्यादा हो, ठीक है। और देश के लिए उचित और अनुचित तरीके से उपनिवेश प्राप्त करना, ये भी था, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से देश का एकीकरण करना, तो ये इसके उद्देश्य थे काफी सारे। और भी उद्देश्य हैं जैसे कि राष्ट्रीय बचत को बढ़ावा देना, है ना। और उपनिवेश जो स्थापित किया उसमें व्यापार और वाणिज्य के नियमों को इस प्रकार लागू करना कि वो देश के लिए अधिक से अधिक लाभदायक हो। तो एक मैंने चित्र दिखाया कि किस तरह से मर्केंटलिज्म काम करता था। तो इसमें आप देखोगे कि मदर कंट्री का खजाना जो है भरा हुआ है गोल्ड और सिल्वर से, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड किस तरह से है, मोर एक्सपोर्ट, ज्यादा एक्सपोर्ट और कम से कम इंपोर्ट, ठीक है, इस तरह से होना चाहिए। और एक इसमें दिखाया गया है जो आगे ये गोल्ड सिल्वर जो है, देखो गोल्ड और सिल्वर चीजें हैं, कुछ चीजें जो चल रही थी, फर और लंबर फूड सब, ठीक है। मदर कंट्री जो है वो वहां से मैन्युफैक्चर होकर गोल्ड जो है कॉलोनी में जाते हैं और कॉलोनी से क्या आ रहा है उनको बदले में सोना चांदी, इस तरह की कीमती धातुएं उनके पास आ रही है। तो इस तरह से मर्केंटाइलिज्म काम करता था। व्यापार को इस तरीके से किया गया कि उनका सामान दूसरे देशों में ज्यादा बिक सके, ठीक है। तो बात करें वाणिज्यवाद क्यों शुरू हुआ, काजेज ऑफ राइज ऑफ मर्केंटाइलिज्म। तो इसको शुरू करने का जो एक कारण तो नहीं हो सकता, अनेक कारण थे जिसने इस विचारधारा को जन्म दिया। और 16वीं शताब्दी के आरंभ में जो समाज था उसमें लगभग सभी क्षेत्र, जैसे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या आर्थिक सांस्कृतिक हो, जिसमें कला साहित्य और विज्ञान आ जाता है, इन सभी के अंदर हम देखते हैं परिवर्तन हुए, जिनके कारण फिर वाणिज्यवाद को और व्यापार को बढ़ावा मिलता है, विकास होता है। तो कौन कौन से कारण है वो जानने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले तो एक कारण तो यही है, रेनेसाई है, पुनर्जागरण। तो कैसे पुनर्जागरण ने बढ़ावा दिया वाणिज्यवाद को, कैसे बता सकते हो आप, ये कोई करेगा इस बात को एक्सप्लेन? जी सर, एक तो भौगोलिक खोज है सर। पुनर्जागरण से सर लोगों के विकास में सर विकास की चेतना का विकास होता है सर। पहले बहुत विश्वासी थे सर, वही बिल्कुल पहले सही वो बात सोचते है। थे कि भविष्य को हम सुधारेंगे, लेकिन अब वो वर्तमान को सुधारने का प्रयास करने लगे सर। बिल्कुल। और धन जो दौलत ज्यादा से ज्यादा इसलिए सोना सर इकट्ठा किया गया, सोना चांदी इसका जैसे मकसद था सर। फिर पुनर्जागरण में व्यवहारिक दृष्टि से बात करें तो मनुष्य की जो बौद्धिक और चिंतन शक्ति थी उसका पुनर्जन्म हुआ है ना। तो पहले यस सर। मनुष्य के जीवन पर धर्म और चर्च का बहुत ज्यादा प्रभाव था, स्वतंत्र रूप से चिंतन करना बंद कर रखा था मनुष्य ने। धर्म शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो धर्म अधिकारी जो बताते हैं वही सत्य मानता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य
इस बात के प्रति जागरूक होने लगा, उसकी खुद की बौद्धिक शक्ति और चिंतन शक्ति विकसित हुई। ठीक है, उसने पहचानना शुरू कर दिया उसकी क्या अपनी पहचान है, क्या उसकी उपलब्धियां हैं। साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में परिवर्तन हुए, जिससे मनुष्य का जो जीवन था, जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण था, उसमें बदलाव आया। इस बदलाव के कारण क्या हुआ, वो परलोक सुधारने की बजाय अपने वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए तैयार हो गया, है ना। उसने अंधविश्वासों को, रूढ़ियों को, चर्च के बंधनों को तोड़कर जीवन का पूरा पूरा आनंद उठाने का प्रयास उसने शुरू कर दिया। ठीक है, तो इन सारी विचारधारा ने भौतिक सुखों की प्राप्ति की और मनुष्य को अग्रसर किया। भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता थी और लोगों की रुचि धन दौलत संग्रह करने की तरफ बढ़ी, और धन दौलत संग्रह करने के लिए फिर व्यापार और वाणिज्य का विकास संभव हुआ। ठीक है ना, ये सारी बातें मनुष्य में बदलाव कैसे है, पुनर्जागरण से। ऐसे ही रिफॉर्मेशन मतलब धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार आंदोलन ने भी काफी मदद की। धर्म सुधार आंदोलन से पहले कैथोलिक चर्च की मान्यता थी यूरोप के अंदर, धन का लालच मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है, ऐसी भावना चर्च ने लोगों को बताई हुई थी। तो भौतिक सुख जो था वो बोलते थे भी ये तो थोड़ी देर के लिए, पल पर नष्ट हो जाएगा, धन दौलत इकट्ठा करना बेकार है ना। और चर्च जो है वो मतलब ब्याज से रुपया कमाना भी पाप मानता था। ठीक है, और जो चर्च की जो शिक्षा नीति थी, शिक्षा पद्धति थी, वो भी व्यापार और वाणिज्य में कुछ खास सहायक नहीं थी, बाध्य की थी। ठीक है, लेकिन 16वीं शताब्दी में पोप की जो अनुचित शक्ति थी उसके विरोध में ईसाई धर्म में कई नेताओं ने धर्म सुधार आंदोलन चलाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन किया। ठीक है, व्यक्तिगत संपत्ति का इसके प्रचार में प्रचार किया, राष्ट्रीय धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया और आर्थिक नियमों को उदार बनाया जाए, ऐसे उन्होंने मांगे रखी, राष्ट्रीय राज्यों का विकास उसके तक। तो नए जो चर्च आए थे, प्रोटेस्टेंट जिसको बोलते हैं, नए चर्च की जो नीति आई, नए चर्च के जो अनुयायी थे, उन्होंने सूद पर रुपया देने का समर्थन किया। ठीक है, और जो टाइम की वैल्यू के ऊपर मतलब उन्होंने बात कही, और वही हार्ड वर्किंग करके अगर आप पैसा कमा सकते हो तो वो कोई गलत नहीं है, ऐसा उन्होंने विचारधारा एक नई तरह की उन्होंने बात कही, जो पुराने कैथोलिक चर्च में नहीं थी। तो धर्म सुधार आंदोलन में जो सुधार हुए तो लोगों को कहा कि आप अपनी मेहनत से कमाइए पैसा, वो कोई गलत नहीं है, आप ब्याज पे भी कमा सकते हो, आप किसी को पैसा दे रहे हो, कोई मदद कर रहे हो, किसी की कोई निवेश कर रहे हो कहीं पर, और उससे अगर आपको लाभ होता है तो कोई गलत नहीं। तो पूंजीवाद का विकास जो आगे हम देखेंगे कि इसी भावना से पूंजीवाद का विकास भी होगा। ठीक है, धर्म सुधार आंदोलन ने क्या किया, धर्म सुधार आंदोलन ने व्यक्ति को व्यक्तिगत संपत्ति का जो संग्रह था और उसमें वृद्धि की भावना को बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार इसके कारण फिर वाणिज्यवादी विचारधारा को पनपने का अवसर प्राप्त हुआ, है ना। तो धर्म सुधार ने भी वाणिज्यवाद को जन्म दिया। अगर बात करें राष्ट्रीय राज्यों का उदय, राइज ऑफ नेशन स्टेट्स, तो ये वो समय था जब धीरे धीरे कई यूरोपीय जो राज्य थे, धर्म सुधार आंदोलन से पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च का जो पोप था उसी का ज्यादातर प्रभाव था, राजनीतिक क्षेत्र में भी और आर्थिक क्षेत्र में भी। यहाँ तक कि राजाओं का राज्याभिषेक भी पोप की अनुमति के बाद ही होता था, है ना। पोप किसी भी राजा को धर्म और समाज से बहिष्कृत कर सकता था, प्रजा को उसके खिलाफ विद्रोह करने का आदेश दे सकता था। ठीक है, तो लेकिन ये सारी जो परिस्थितियां थी, इन्हीं परिस्थितियों ने यूरोपीय शासकों को राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में पोप का जो हस्तक्षेप इतना ज्यादा बढ़ गया था, उसमें परिवर्तन करने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया। तो हम देखते हैं कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के अंदर यूरोप में कुछ ऐसे राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होगी जिनको निरंकुश राज्य भी बोला जा सकता है। ठीक है, और उसमें एक विचारक भी थे, मैकियावेली दार्शनिक है, उन्होंने उनकी पुस्तक है द प्रिंस में मैकियावेली ने क्या कहा है कि लोगों को कहा कि चर्च की शक्ति को ना मानकर राजा की शक्ति को मानो। ठीक है, राजा ही सर्वे सर्वा होता है, चर्च जो है वो धार्मिक नेता है सिर्फ, लेकिन आपका जो जीवन सारा नियंत्रित होता है वो राजा के द्वारा होता है। तो मैकियावेली की जो विचारधारा थी, द प्रिंस पुस्तक जो उनकी आई थी, इसने बहुत बढ़ावा दिया राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना में। तो हम देखेंगे कि इंग्लैंड में हेनरी सप्तम का शासन शुरू होगा और फ्रांस में लुई 11वां पहली बार शक्तिशाली राज्य के तौर पर उभर कर आएंगे। फिर बाद में पुर्तगाल में, स्पेन में भी, हॉलैंड में, स्वीडन में, पर्शिया हो, रशिया हो, यहाँ सब पर 16वीं शताब्दी में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होगी। और राष्ट्रीय राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए फिर सेना और गोला बारूद की आवश्यकता थी, और इसके लिए फिर धन की आवश्यकता हुई, और धन प्राप्त करने के लिए हर राज्य को आवश्यकता हुई अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए व्यापार और वाणिज्य का विकास करने की। ठीक है, ये बहुत जरूरी था। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो शक्तिशाली राज्य स्थापित हुए, इनके कारण फिर शांति और सुरक्षा की भी स्थापना हुई, क्योंकि व्यापार वाणिज्य जो था वो शांति और सुरक्षित माहौल में ही पनप सकता है।
ठीक है। तो व्यापारियों के हितों में थी ये बात भी, कोई शक्तिशाली राज्य होगा तो व्यापारियों के हित उससे मैच होते थे, तो उन्होंने शक्तिशाली राज्य के समर्थन में व्यापारियों ने सहयोग किया और शासकों ने व्यापार को संरक्षण प्रदान किया ताकि सड़कें सुरक्षित हो, ज्यादातर छोटे मोटे विद्रोह ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार शक्तिशाली जो शासक थे उन्होंने छोटे छोटे सामंतों को पराजित करके भौगोलिक क्षेत्र को भी बढ़ा लिया, जिससे पहले की तुलना में वस्तु की मांग बढ़ गई, उस राज्य के अंदर जनसंख्या ज्यादा होगी। दूसरी तरफ व्यापार विकसित होने से राज्य को धन दौलत की वृद्धि हुई, जिससे वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिला। तो इस प्रकार सैनिक शक्ति के अंदर अगर संख्या बढ़ानी थी तो धन की आवश्यकता, और उसके कारण फिर शासकों को वाणिज्यवादी नीति अपनानी पड़ी कि ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की ओर उन्होंने जोर दिया। तो जो राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना थी उसको वाणिज्यवाद ने, और वाणिज्यवाद ने राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना को, दोनों ने एक दूसरे को सहायता प्रदान की। भौगोलिक खोजें, जियोग्राफिकल डिस्कवरी जो थी, पुनर्जागरण से पहले यूरोप के जो लोग थे भूगोल के अंदर ज्यादा रुचि नहीं लेते थे, कोई प्रोत्साहन नहीं था उनका। लेकिन बाद में विज्ञान में कई आविष्कार हुए, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, जिसके माध्यम से फिर अब ज्यादा अच्छे मानचित्र बनने लगे, है ना। कंपास का आविष्कार हो गया, जिसके माध्यम से जहाज को अब सही दिशा में ले जाया जा सकता था। तो हम देखते हैं कि 15वीं और 16वीं शताब्दी जो थी उसमें यूरोप की बात करें तो पश्चिमी यूरोप में खासकर पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड और इंग्लैंड, यहाँ के जो नाविक है वो समुद्रों में नए नए रास्तों की खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं। तो जैसे बताया मैंने जी थोड़ी देर पहले आपको भी, 1492 में इसी कड़ी में फिर क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो अमेरिका को ढूंढ निकालता है, और 98 में फिर भारत को खोज लेता है, अफ्रीका को पार करके वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है ना। और एक और था इंग्लैंड का एक नाविक था मैगलन, फर्डिनेंड मैगलन था, जिसने दुनिया का चक्कर लगाया और ये बताया भी पृथ्वी वास्तव में गोल ही है, ठीक है। तो बात करें तो पुर्तगाल और स्पेन ज्यादा इसमें आगे थे, क्योंकि 1498 में पहुंचता है वास्को डी गामा भारत, और इंग्लैंड के जो नाविक थे उनको पहुंचने में लगभग 100 साल लग जाते, ठीक है। और ऐसे ही फिर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी जो देश थे वहां पर ये लोग पहुंचते हैं और व्यापार के रास्ते इनके लिए खुल जाते हैं। तो जो भौगोलिक खोजें थी उसके कारण भी व्यापार को बढ़ावा मिला, क्योंकि नई मार्केट इनको मिल गई अंतरराष्ट्रीय तौर पर, और फिर सोना चांदी प्राप्त करने की इनकी जो नीति थी उसके तहत इन्होंने वहां पर अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि भौगोलिक खोजों ने भी वाणिज्यवाद को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है जनसंख्या वृद्धि। तो जनसंख्या वृद्धि ने कैसे बढ़ावा दिया वाणिज्यवाद को, कैसे, कौन बताएगा इस बारे में? जनसंख्या के बढ़ने से सर लोगों को सर धन की आवश्यकता महसूस हुई सर, अधिक से अधिक जनसंख्या बढ़ने लगी सर, और वस्तुओं की मांग भी ज्यादा बढ़ी सर, जीवन यापन के लिए। इसके लिए सर असाइनमेंट लेते समय पूछा था आप लोग, है ना। जी सर, जनसंख्या ज़्यादा होने के एक कारण तरफ मजदूरी सस्ती होगी सर। मजदूरी सस्ती हो गई, हाँ जी। दूसरी तरफ वस्तुओं की मांग बढ़ गई, जिससे वस्तुओं को अधिक कीमत पर बेचकर अधिक लाभ कमा सकते थे। तो इससे हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला, और जो प्रोडक्शन है वो जनसंख्या की रुचि के हिसाब से बनाया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बिके। तो जो औद्योगिक विकास था, उत्पादन में वृद्धि हुई, और उससे फिर वाणिज्यवाद को विकसित करने में सहयोग मिला, है ना। और क्या क्या कारण थे, और थे जैसे कि धातु, मुद्रा और बैंक प्रणाली का प्रचलन भी शुरू हो जाएगा फिर अब, है ना। सामंतवादी काल में तो कृषि व्यवस्था जो थी वो थी, आधार थी अर्थव्यवस्था का, वाणिज्यवाद की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था, सारा आदान प्रदान वस्तु विनिमय के माध्यम से हो जाता था। फिर आप एक सर राष्ट्रीय बैंकों की स्थापना सर। हाँ वो वही बात कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लेन देन विचारकों का माध्यम भी योगदान वस्तु था होने सर। के कारण व्यापार का विकास संभव नहीं था मध्यकालीन यूरोप में। लेकिन जब राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो गई, सामंतवादी व्यवस्था का पतन हो गया और शांति व्यवस्था जो स्थापित होगी, उसके कारण व्यापार को फायदा मिला। व्यापार के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए वस्तु विनिमय जो था वो इतना कारगर नहीं रहा, उसके स्थान पर मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया, वो आवश्यक हो गया था। तो जो शासक थे बड़े बड़े राष्ट्रों के, उन्होंने धातु की मुद्राएं जारी करनी शुरू कर दी। सोने और चांदी जो थे वो उन्नत देश के जो लोग थे वो उनके सिक्के चलाते थे, गरीब देशों के जो थे वो तांबे के सिक्के उन्होंने जारी किए। तो इंग्लैंड की जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम 1558 से लेकर 1603 तक, उसने भी कई सारे परिवर्तन इसमें किए। तो मुद्रा प्रणाली जो विकसित हुई, इसके कारण भी व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला, ठीक है। और 16वीं शताब्दी के अंत में हम देखते हैं कि कई ऐसी जगह थी अमेरिका में, जैसे कि सोने चांदी के खान वगैरह को खोज लिया गया, भंडार, यूरोप के अंदर भी कई भंडार खोजे गए, खनन
किया गया उनका, जिसके कारण फिर मुद्रा का प्रचलन काफी बढ़ गया। तो सोने चांदी के भंडार मिले, उसका प्रयोग कैसे किया जाए, सिक्कों के तौर पर करना शुरू कर दिया। बैंकों की स्थापना भी हुई। फ्लोरेंस का जो मेडिसी परिवार है वो इसके लिए फेमस है, उसने सबसे पहले मेडिसी बैंक की स्थापना की थी। बाद में हम देखेंगे यूरोप के अंदर कई सारे, बैंक ऑफ इंग्लैंड या बर्लिन का रॉयल बैंक हो, फ्रांस का बैंक हो, ठीक है, मॉस्को के इंपीरियल बैंक, इस तरह से कई सारे देशों में बैंकों की स्थापना हुई। बैंकों की जो आंतरिक और विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए पूंजी निर्माण की जो एक आवश्यक शर्त थी, उसको बैंकों ने सहारा दिया, ठीक है। और धातु के सिक्कों के प्रचलन ने और बैंकों के उदय ने वाणिज्यवाद को आगे बढ़ाया, क्योंकि वाणिज्यवाद के लिए, व्यापार करने के लिए धन चाहिए, धन चाहिए तो बैंकों से मिलेगा, ये फायदा हो गया। और अगर मुद्रा है तो अब आपको वस्तु विनिमय इतना कारगर नहीं होता व्यापार करने, है ना। और ये वो समय भी था। फिर सामंतवादी व्यवस्था जो थी, उसके बाद में एक नया वर्ग उभरा था, इसको हम मध्यम वर्ग बोलते हैं, मिडिल क्लास। तो इस वर्ग ने भी काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पूरक बोल सकते हैं इनको। वाणिज्यवाद ने मध्यम वर्ग को बढ़ाया और मध्यम वर्ग ने वाणिज्यवाद को बढ़ाया। व्यापार विकसित होने से नगरों का विकास हुआ, जिससे मध्यम वर्ग की जो भूमिका थी वो बढ़ जाती है, महत्व बढ़ जाता है। गाँव में तो दो ही वर्ग होते थे, एक तो शाही वर्ग और दूसरा निम्न वर्ग, लेकिन नगरों के अंदर मध्यम वर्ग का अस्तित्व देखने को मिलता है, ठीक है। तो विज्ञान और तकनीकी ज्ञान जो था वो लोगों ने अर्जित किया, चाहे औद्योगिक हो, व्यावसायिक हो, व्यापारिक निपुणता हो। तो इसने मध्यम वर्ग की जो महत्वपूर्णता थी उसको बढ़ा दिया। इन्होंने वाणिज्यवाद के अंदर काफी योगदान दिया। जो ये एक्सपर्ट जो लोग थे, इन्होंने काफी सहयोग किया। तो इसका हित जो था वाणिज्यवाद के अंदर, इनके हित आपस में एक दूसरे के मैच करते थे, जिसके कारण वाणिज्यवाद को समर्थन मिला। कुलीन वर्ग का पतन हो गया था, जो कि सामंतवादी युग में था। उसके बाद में मध्यम वर्ग जो था, वो उद्योगपति और जो पूंजीपति थे, वो जो मध्यम वर्ग था, धीरे धीरे हम देखेंगे कि वो वही व्यापार को शुरू करेगा और फिर धीरे धीरे वही उद्योगपति और पूंजीपति बन जाएंगे, ठीक है। और ऐसे समय में कई ऐसे लेखक भी हुए, विचारक हुए, जिन्होंने इस विचारधारा को समर्थन प्रदान किया, ठीक है। उन्होंने अपनी बड़ी पुस्तकें ऐसे लिखी, तो इसमें मैंने नाम दिए हुए थॉमस मून का, एंटोनियो सेरा, जीन बैप्टिस्ट, सर विलियम पैटी, फिलिफोन। और थॉमस मून जो था, उसकी एक पुस्तक है इंग्लैंड्स ट्रेजर बाय फॉरेन ट्रेड, ठीक है। तो उसमें काफी कुछ उसने इंग्लैंड का जो व्यापार संतुलन है, जो अनुकूल है व्यापार के लिए, उसने कहा भी एक्सपोर्ट जो है वो ज्यादा होना चाहिए, इंपोर्ट कम होना चाहिए, ठीक है। उसने लिखा अपनी बुक में भी, अपनी समृद्धि बढ़ाने के लिए हमें विदेशों को अधिक माल निर्यात करना चाहिए और कम से कम आयात करना चाहिए। तो इस तरह के सुझाव उसने दिए थे। और उसके अलावा उसने बोला था भी विदेशी जो प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर भी प्रयोग करने चाहिए, मछली पालन के व्यवसाय को बढ़ाना चाहिए, या फालतू जमीन को कृषि के योग्य बनाना हो, ठीक है। निर्यात माल पर टैक्स जो है उस पर कमी होनी चाहिए। तो इस तरह के जो पुस्तकें लिखी गई, विचारक जो थे, इन्होंने इसी विचारधारा को समर्थन प्रदान किया। एंटोनियो सेरो इटली का वाणिज्यवादी था, ठीक है। उसने भी जो सोना चांदी की जो धातु थी उसके संग्रह पर जोर दिया। उसने कहा कि जिन राज्यों के पास में सोना चांदी की खाने होती है, उनके लिए खाने नहीं हैं जिनके पास, तो उनको ये धातु व्यापार के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, ठीक है। और एंटोनियो सेरो कहता है कि कृषि की अपेक्षा अगर उद्योगों को अधिक महत्व दोगे तो ज्यादा लाभ की संभावना है, क्योंकि कृषि जो है वो प्रकृति पर, मौसम की अनिश्चितता पर कई बार उसमें लाभ जो है अनिश्चित होती है, ठीक है ना। और ना ही कृषि उत्पादों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हो आप, तो उसने यही कहा है। और जैन बैप्टिस्ट जो है वो फ्रांस के शासक लुई 14वें का वित्त मंत्री था। जो जेबी कॉलबर्ट तो फ्रांस का शासक था, उसके समय की बात है। तो कॉलबर्ट वाद के नाम से जाना जाता है। उसने जो कॉलबर्ट ने जो खास परिवर्तन किए अपनी नीतियों में, क्योंकि ये वित्त मंत्री था, तो इसकी नीतियों में जो इसने काम किए उसी को कॉलबर्टवाद बोला गया था। इसने फ्रांस को शक्तिशाली बनाने के लिए कई सारे सुझाव दिए थे, जैसे कि सड़कों का, नहरों का निर्माण करके जो व्यापार को बढ़ावा दिया सकता है, जहाज के शक्तिशाली बेड़ों को तैयार करना हो, ठीक है। अनाज का निर्यात नहीं होना चाहिए, वो अनाज देश के लिए होना चाहिए। मुद्रा इकट्ठी करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ठीक है। शक्तिशाली व्यापारिक कंपनियों की स्थापना करनी चाहिए। उपनिवेशों का अधिक से अधिक प्रसार करना चाहिए। तो ऐसी कॉलबर्ट जो था, जेबी कॉलबर्ट, उसने प्रसार किया। तो ये कुछ लोग हैं जिनके माध्यम से वाणिज्यवादी विचारधारा को जोर मिला। ऐसे सर विलियम पेटी जो है इंग्लैंड का था, ये एक लेखक था, ठीक है। इसने भी कई सारी पुस्तकों की रचनाएं की है। उसी में एक है द ट्रेजर ऑफ टैक्सेस एंड कंट्रीब्यूशन। तो करों के महत्व पर बल दिया इसने, राष्ट्रीय शक्ति के लिए। इसने कहा भी टैक्स ज्यादा से ज्यादा जो है वो साधन होता है इनकम का, ठीक है।
और इंग्लैंड को निर्यात करने वाला देश बनना चाहिए, आयात कम से कम करना चाहिए। ऐसे ही फिलिप वॉन जो हार्निक जो है वो ऑस्ट्रिया का विचारक था। इसने कहा भी देश को अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए और उसी के उपभोग पर बल देना चाहिए, बाहर की वस्तुओं को अपने देश में नहीं मंगाना चाहिए, जिससे कि आयात कम हो सके, और निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और इसने भी यही कहा कि सोना चांदी वही असली शक्ति होती है किसी देश की, जिसके पास ज्यादा सोना चांदी होगा वही शक्तिशाली बनेगा। और भी कई सारे विचारक हैं इसके अलावा, जो सर जॉन लॉक है, जेम्स स्टुअर्ट है, तो इस तरह के कई विचारक थे जिन्होंने इसी 15वीं और 16वीं शताब्दी में जो वाणिज्यवादी विचारधारा थी इसका समर्थन किया। इसके कारण ये विचारधारा जो वाणिज्यवाद है इसको और बढ़ावा मिला। तो ये था वाणिज्यवाद, किन कारणों से फैला आपने देखा भी, ठीक है। जन्म देने वाले जो कारक थे वो देख लिया आपने। अगर पूछा जाए आपका जो टॉपिक में भी है, फीचर ऑफ मर्केंटलिज्म, मर्केंटलिज्म की विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या विशेषताएं हैं? सोने चांदी का व्यापार महत्व। में वृद्धि सर, पहली बात तो फिर पूंजीवाद का विकास होना, बैंक प्रणाली का विकास होना, यस। और कई व्यापारिक जो शहर है जो आज भी अस्तित्व में है उनका विकास और उसी टाइम सर हुआ था सर। सोना चांदी का महत्व हो गया नए सर नए उस देश समय के में। विकसित होना सर। एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं आपसे भी, वाणिज्यवाद का अर्थ समझाइए और इसके उदय और विकास के लिए उत्तरदायी कारणों का उल्लेख कीजिए, जो मैंने अभी आपको करवाया था, कि आप लिख लेंगे। जी जी सर। हाँ सर, बिल्कुल सर, यही वाणिज्यवाद के उत्थान के क्या कारण थे और इसकी प्रमुख विशेषताओं और इसके महत्व का परीक्षण कीजिए। उसकी विशेषताएं जो हैं वो भी आपको लिखनी पड़ेगी। जी सर। तो जो इसके उत्थान के कारण थे लगभग वही इसकी विशेषताएं भी हैं। बिल्कुल सर, यही सर। शक्तिशाली राज्यों का निर्माण, हाँ, यस सर। है ना। वे वाणिज्यवादी मानते थे कि व्यापार और वाणिज्य की उन्नति के लिए शक्तिशाली राज्यों का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने जो सामंतवादी काल में जो सामंत और राजाओं के झगड़े थे, आपसी झगड़े थे, पोप की जो निरंकुशता थी उससे वो तंग आ चुके थे, अशांति और अराजकता का माहौल था। ऐसी स्थिति में उनको महसूस हुआ भी शांति व्यवस्था कायम करने के लिए राज्य को शक्तिशाली होना जरूरी है। तो इसलिए जो वाणिज्यवादी थे, व्यापारी वर्ग था, उसने शासकों की सहायता करनी शुरू कर दी, आर्थिक सहयोग देकर उनकी सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए उनकी मदद करी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय एकता और शक्ति प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करने लगे सभी, और राज्य को शक्तिशाली बनाने से ही व्यापार का विकास हो सकता था। तो इसकी विशेषता है कि शक्तिशाली राज्यों का निर्माण हो। शक्तिशाली राज्यों के निर्माण ने वाणिज्यवाद को बढ़ावा दिया, और वाणिज्यवाद के लिए इसकी जो विशेषताएं थी इसके कारण ही शक्तिशाली राज्यों का निर्माण हुआ। दोनों में हम लिख सकते हैं। ऐसे ही सोना चांदी का महत्व है ना। वाणिज्यवादी राज्य की शक्ति को बढ़ाने की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे, और बढ़ाने के लिए वो बोलते थे कि सोना और चांदी जो महत्वपूर्ण साधन है वही है, कीमती धातुओं को महत्वपूर्ण मानते थे वो लोग। कोई भी चीज खरीद सकते हो, उससे आप कभी प्रयोग में ला सकते हो। उनका यही नारा था वाणिज्यवादियों का, अधिक से अधिक सोना, अधिक से अधिक धन, अधिक से अधिक शक्ति, ठीक है। और सोना चांदी प्राप्त ज्यादा से ज्यादा करने के लिए वाणिज्यवाद को बढ़ावा मिल रहा था। तो ये भी विशेषता है कि वाणिज्यवाद जो है सोना चांदी के महत्व पर ज्यादा जोर देता है। तो दोनों में ही आप इसको लिख सकते हो। ऐसे ही राज्य द्वारा आर्थिक नियम बनाना, ये भी विशेषताएं है। वाणिज्यवादी जो आर्थिक गतिविधियां हैं उस पर राज्य का नियंत्रण होना चाहिए, है ना। और ताकि लाभ कमा सके राज्य, जो है ऐसी नीतियां बनाए जिसके माध्यम से व्यापार को बढ़ावा मिले, और व्यापार को, वाणिज्य को बढ़ावा मिले तो राज्य की आय बढ़े, ठीक है। और व्यापार जो है आंतरिक हो, विदेशी व्यापार ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था उसमें। तो आर्थिक नीतियां जो है वो राज्य के द्वारा बनाई जानी चाहिए, अलग अलग नहीं बननी चाहिए। तो राज्य का नियंत्रण होना चाहिए। राज्य के नियंत्रण में रहेंगी तो उससे क्या होगा भाई, क्यों चाहते थे राज्य का नियंत्रण हो वाणिज्यवादी? जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें हम, अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय वहां से बहुत सारे व्यापारी आके व्यापार करते तो क्या इतनी मजबूती से काम कर पाते भारत में? लेकिन एक ऐसे नियम 20 साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार मिला कि वो ही जाके भारत में व्यापार करेगी। किसने बनाया? महारानी जी जो एलिजाबेथ थी उसने। और कोई व्यापार नहीं करेगा, ताकि आपस की प्रतिस्पर्धा ना हो इनकी,
और जिनको मौका दिया गया वो अच्छे से अपना काम कर सके। तो वो नियम कौन बना सकता है? वो नियम तो राज्य ही बनाएगा ना ऐसे। तो इसलिए जो आर्थिक नियम है वो राज्य के द्वारा इसमें तय होते हैं। विदेशी व्यापार का महत्व बढ़ जाता है इसमें, क्योंकि आपको बड़ी मार्केट चाहिए, देश के अंदर छोटी मार्केट हो सकती है, और सोना चांदी आपको चाहिए तो सोना चांदी अपने देश का तो अपने देश में है ही, दूसरे देशों को सोना चांदी लाने का एकमात्र साधन है विदेशी व्यापार। और विदेशी व्यापार भी इस तरह से हो कि एक्सपोर्ट आपका ज्यादा हो और इम्पोर्ट कम से कम, मतलब अनुकूल व्यापार संतुलन भी इसकी एक विशेषता है। ठीक है। और उद्योग जो है, अगर आपको उद्योग विकसित करने हैं तो उनको राज्य के द्वारा संरक्षण होना चाहिए प्राप्त, ताकि संरक्षण का मतलब ऐसी कर व्यवस्था लागू हो जिससे उनके अंदर ज्यादा लागत का खर्चा ज्यादा ना आए। ठीक है। उनको कहीं भी उद्योग लगाने की, उनके ऊपर कोई ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन ना लागू की जाए, तो इस तरह से उद्योगों को विकसित किया जाए। तो हम बोल सकते हैं कि उद्योगों को राज्य का संरक्षण प्रदान करना भी इसकी विशेषता है। उपनिवेशों की स्थापना पर जोर देते हैं ये, है ना। तो उपनिवेश अगर होगा तो वहां से जो नीति होगी इनकी, वो अपने अनुसार उसको मैनिपुलेट कर सकेंगे। जैसे भारत में जब तक प्रशासनिक व्यवस्था इनके हाथ में नहीं आएगी तब तक तो व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में ही था, क्योंकि ऐसी कोई चीज थी नहीं जो भारतीय इनसे मंगाते। ज्यादातर ये भारत से ही कुछ ना कुछ लेके जाते थे, बदले में सोना चांदी देना पड़ता था। लेकिन बाद में जब भारत को उपनिवेश बना लिया तो भारत के संसाधनों का दोहन इंग्लैंड के हित में करना शुरू कर दिया। यहाँ से पैसा इंग्लैंड की तरफ जाने लगा, है ना। और उपनिवेशों को उन्होंने फिर क्या कर दिया, बाजार बना दिया, मंडियां बना दी, ताकि जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति बाद में आई उसके जो प्रोडक्ट थे वो यहाँ खपा सके। जनसंख्या पर बल देते हैं, जनसंख्या बढ़ाने का सुझाव देते हैं वाणिज्यवादी, ये भी विशेषता है इनकी। तो क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होगी तभी तो मार्केट बढ़ेगी। ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। तो कई बार विशेषताएं भी पूछ ली जाती है। तो इतना आपको समझ में आ गया? हाँ यस सर। वैसे ही पढ़ा हुआ आपका ये बीए में तो पढ़ेगा सर, बिल्कुल सर। लेकिन इसमें क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। वाणिज्यवाद का मैंने बताया था भाई 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पतन हो जाता है इस विचारधारा का। ठीक है। क्यों पतन होता है भाई? सभी व्यापार से कमा रहे थे, क्या कारण हो गया कि एकदम से विचारधारा को समर्थन मिलना बंद हो गया, कहा गया कि बंद करो ये सिस्टम। तो ऐसा क्या होता है, वाणिज्यवाद का पतन होने का कारण क्या था, उसकी हम जिक्र करेंगे। लगभग 250 वर्षों तक वाणिज्यवाद का प्रयोग होता रहा, और 17वीं शताब्दी का जब अंत आ गया, मतलब 17वीं शताब्दी के अंत तक इसकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं लोग। ठीक है। और 18वीं शताब्दी के अंत तक हम देखते हैं कि वाणिज्यवाद का पतन शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे जो यूरोपियन देश थे वो वाणिज्यवादी सिद्धांत और जो नीतियां थी उनको छोड़ देते हैं। ठीक है। क्योंकि बदलती हुई परिस्थितियों में वाणिज्यवादी सिद्धांत जो थे वो राष्ट्र के हित में नहीं रहते, उनमें परिवर्तन होते हैं। आप देखोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बाद में 1858 में बंद कर दिया जाता है, भारत के अंदर उसको खत्म कर दिया जाता है। महारानी विक्टोरिया अपने हाथ में ले लेती है सारा शासन भारत में, है ना। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को समर्थन मिल रहा था, लेकिन 1813 के बाद में हम देखते हैं कि उस पर कुछ कंडीशन, टर्म्स कंडीशन, बंधन लगाने शुरू कर दिए जाते। ठीक है। वैसे कई कारण थे, वो कारण कौन कौन से हैं जिसके कारण वाणिज्यवाद विचारधारा को पतन हुआ, इसका डिक्लाइन हुआ, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें मैंने दिया हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, धन संग्रह पर ज्यादा से ज्यादा जोर। जो धन संग्रह पर ज्यादा से ज्यादा जोर था, जो सोना चांदी को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने पर जोर दिया जाता था, तो उसमें बहुत ज्यादा होड़ शुरू हो जाती है यूरोपियन देशों के अंदर। हर कोई चाहता है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा सन हो, धन हो, और धन को महत्व ज्यादा देने के कारण क्या हो गया, तो मनुष्य जो था उसका ध्यान जो था अपने वास्तविक जीवन से हटकर केवल धन संग्रह पर लग गया। ठीक है। धन संग्रह की दौड़ में फिर जो प्रशासक थे, शासक थे, वो प्रजा के कल्याण के कार्य को छोड़कर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की ओर आकर्षित हो जाते। तो फिर हम देखते हैं कि किसानों का, मजदूरों का शोषण शुरू होगा इससे। ठीक है। तो जो जन हित कल्याण की भावना थी वो, उसको धक्का लगा। और दूसरी तरफ जो नए अर्थशास्त्री आए इस समय में, उन्होंने कहा कि राज्य की शक्ति का आधार सोना चांदी नहीं होता, राज्य की शक्ति का आधार राज्य के जो लोग होते हैं उनके द्वारा जो श्रम किया जाता है, काम किया जाता है, वो होता है। ठीक है। तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, इन सारी बातों से सोना चांदी का जो महत्व है कम होने लग जाता है, कागजी मुद्रा का प्रचलन हो जाता है शुरू। तो धातु तो वैसे ही फिर अपना अस्तित्व धीरे धीरे खत्म कर देती है। जो धन संग्रह पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था, इस भावना को धीरे धीरे लोगों ने नकारना शुरू कर दिया। दूसरा, कृषि की शोचनीय दशा,
भी वाणिज्यवादी जो थे इनके द्वारा व्यापार और उद्योग को ज्यादा महत्व दिया जाता था, जिसके कारण क्या हुआ, किसान और कृषि जो दोनों की स्थिति खराब होती चली गई। किसानों पर बहुत सारे कर लगाए गए, जिसके कारण वो मेहनत तो बहुत करता था लेकिन उसके पास कुछ बचता नहीं था पेट भरने के लिए। और ज्यादातर यूरोप के देशों में यही था। आप देखोगे कि भूमि जो थी उसके ऊपर यूरोप के देशों में ज्यादातर पूंजीपतियों का कब्जा हो जाएगा, और सरकार हो या जमींदार हो, दोनों ने ही किसानों की दशा सुधारने की तरफ कोई ज्यादा ध्यान दिया नहीं। तो देखेंगे कि धीरे धीरे इसका असर फिर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फ्रांस में इसी के कारण अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हुई थी। ठीक है, तो धीरे धीरे जो प्रकृतिवादी जो लेखक थे उसमें कुछ लोग हैं, गोरने हैं, क्वेसन है, तो इन्होंने सिद्ध कर दिया कि कृषि से जो शुद्ध उपज उपलब्ध होती है वो असली उपज है राज्य की, व्यापार उद्योग से नहीं है। तो इस तरह की विचारधाराएं भी आई। उसके अलावा संकुचित विचारधारा मतलब प्रोकियल आइडियोलॉजी, जो राष्ट्र संकुचित विचारधारा थी वाणिज्यवादी सिद्धांत की, उसने राष्ट्रीय विचारधारा पर आधारित थी वो। मतलब कि संकुचित विचारधारा कैसी थी कि सिर्फ अपने देश का ही हित पूरा करना चाहते थे। भाई हमारे देश में इंपोर्ट कम से कम हो और एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा हो। अब जब सब ये सोचेंगे कि हमारे देश में इंपोर्ट तो हो ही ना, ना हो, सिर्फ निर्यात निर्यात हो, तो फिर कैसे व्यापार चलेगा। तो ये संकुचित विचारधारा थी, मतलब सभी चाहते थे कि व्यापार संतुलन उसी के हक में हो। तो फिर कैसे हो सकता था भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि सारे इंपोर्ट ना करें और ये सोचे कि बेच दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी को तो कुछ खरीदना पड़ेगा, मतलब इंपोर्ट करना पड़ेगा, तभी तो दूसरे देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो इस तरह की जो भावना थी, ये संकुचित विचारधारा, होना क्या चाहिए था, एक दूसरे के सहयोग की विचारधारा होनी चाहिए थी। कुछ चीजें जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो आप खरीदिए और आपका जो प्रोडक्ट है वो हमारे देश में आए। तो लेकिन इस तरह की विचारधारा नहीं थी। इससे क्या हुआ, ये देश आपस में संघर्षों में उलझ गए। भाई उस देश को वहां पर माल मैं ही बेचूंगा, मैं ही बेचूंगा, इस तरह से। तो इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड जो भी थे आपस में संघर्ष में उलझ जाएंगे, और धीरे धीरे फिर लोग समझ जाएंगे कि इस विचारधारा को छोड़ना पड़ेगा। फिर इसके पतन का कारण क्या था, उपनिवेशों का बहुत ज्यादा शोषण। भाई जो वाणिज्यवादी विचारधारा थी वो अपने देश में विकास के लिए सोना चांदी की प्राप्ति, कच्चे माल की प्राप्ति करने के लिए उपनिवेशों की स्थापना पर जोर दे रही थी। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिकी जो देश है, वहां पिछड़े हुए जो देश थे, वहां पर ये लोग उनको उपनिवेश बना लेते हैं और उनका फिर शोषण शुरू होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, जो उपनिवेशों का जो व्यापार था और जो स्थानीय उद्योग थे उनके ऊपर बुरा असर पड़ता है, वहां की जनता पर अत्याचार किए गए। धीरे धीरे क्या हुआ, उपनिवेशों में असंतोष फैलने लगा फिर, और इसी शोषण के कारण फिर हम देखते हैं कि वहां पर विद्रोह होने शुरू हो जाते हैं। 1776 में अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे वो इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। 1783 में फिर वो स्वतंत्र भी हो जाते हैं। तो इसी तरह से जहां जहां उपनिवेशों में शोषणकारी नीति अपनाई गई, वहां फिर उन शोषणकारी नीति ने विद्रोह को जन्म दिया। तो ऐसे विद्रोह में फिर सैनिक शक्ति, जान माल की हानि, तो धीरे धीरे इस विचारधारा पर से इनको पीछे हटना पड़ा। आया समझ में, आवाज आ रही है? सर फिर मजदूरों का शोषण, जो वाणिज्यवादी विचारधारा थी वो मजदूरों और कारीगरों के शोषण पर आधारित थी, क्योंकि उनको क्या था कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। मजदूरी जो है वो बिल्कुल सस्ती होनी चाहिए, तो उन्होंने मजदूरों को कम से कम मजदूरी दी ताकि लागत जो थी माल की वो कम से कम हो। इतनी कम मजदूरी वो देते थे कि उनका पेट भरना भी मुश्किल होता था। जब ये समय था तो आप देखोगे कि यूरोप में मजदूरों की हालत बहुत बुरी थी, अगर इतिहास में पढ़ते हो। जिसके कारण क्या हुआ, उनकी कार्य क्षमता बढ़ी, मतलब प्रभावित होती है। कार्य क्षमता मजदूर की प्रभावित होगी, फिर उत्पादन का स्तर भी घटेगा। तो धीरे धीरे फिर इससे क्या हुआ, मजदूर वर्ग जो था और जो निचला वर्ग था उसमें इस वाणिज्यवादी विचारधारा के खिलाफ फिर असंतोष फैलना शुरू हो जाता है, और वहां पर भी मजदूरों के भी संगठन बनने शुरू होंगे और मजदूरों के भी आंदोलन शुरू होंगे। फिर धीरे धीरे ये जो भावना थी मजदूरों के शोषण की, इसके कारण भी वाणिज्यवादी विचारधारा को छोड़ने के लिए लोग मजबूर हुए। निरंकुश शासन के प्रति असंतोष, देखो निरंकुश शासन जो मजबूत राष्ट्र थे उन्होंने वाणिज्यवादी विचारधारा को मजबूत करने में काफी भूमिका निभाई थी। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि राजाओं की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन राजा इस बड़ी शक्ति का फिर दुरुपयोग करने लगे, निरंकुश हो गए बिल्कुल। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, निरंकुश शासक जो है अपनी लोकप्रियता जनता के अंदर खो देते हैं। तो फिर एक नई विचारधारा जन्म लेगी जिसको बोलते हैं उदारवादी विचारधारा। उदारवादी विचारधारा लोगों को बोलती थी स्वतंत्रता और समानता की बात बताती थी। तो जिसमें फिर हम देखते हैं कि लोग जो है निरंकुश राजतंत्रों के प्रति भी
असंतोष से भर उठेंगे, और फिर जैसे फ्रांस की क्रांति इसका एक उदाहरण है, ठीक है। तो फिर वाणिज्यवाद का पतन इसने भी किया। स्वतंत्र व्यापार की मांग, क्योंकि जो वाणिज्यवाद था वो बोलता था कि राज्य के द्वारा आर्थिक नियम बनाए जाने चाहिए, ठीक है। हर किसी को व्यापार करने की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, नई नई टेक्निक आ गई, नए नए उत्पादन के क्षेत्र विकसित हुए, जो प्रतिबंध लगाए गए थे व्यापार उत्पादन को लेकर वो अब व्यवहारिक हो गए। तो लोगों ने मांग उठानी शुरू कर दी भी इन प्रतिबंधों को हटाया जाए, स्वतंत्र व्यापार को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो निजी कंपनियां काफी सारी विकसित हो गई, उनका बड़ी दबाव था सरकारों के ऊपर कि जो आपने प्रतिबंध लगाए हुए हैं, कुछ लोगों को ही व्यापार करने की जो अनुमति दी हुई है, और व्यापार अगर कोई करता है उसमें भी राज्य हस्तक्षेप करता है, तो उन हस्तक्षेप की मात्रा को कम किया जाए और प्रतिबंधों को हटाया जाए। एडम स्मिथ के जो विचार थे वो यही बात करते हैं। एडम स्मिथ जो है वेल्थ ऑफ नेशन में यही बोलता है कि सरकार को हस्तक्षेप की नीति को अपनाना चाहिए, मुक्त व्यापार का प्रचार प्रसार करना चाहिए। व्यापार जो है वो अपनी मार्केट खुद खोज लेता है, अगर उस पर सरकार उस पर नियंत्रण करने की कोशिश की तो उसको वो माहौल नहीं मिल पाता जिससे व्यापारी जो है अपना पूर्ण रूप से विकास कर सके। तो वाणिज्यवाद की आलोचना करता है एडम स्मिथ, मुक्त व्यापार की नीति को अपनाने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। जो फ्रांस में क्रांति होती 1787 में, उसके बाद में वहां प्रतिबंध हटा दिए गए, व्यक्तिगत व्यापार को समर्थन मिला धीरे धीरे। तो यही कारण था कि भारत के अंदर भी फिर 1813 में चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी का सभी जो व्यापार थे उन पर एकाधिकार छीन लिया जाता है, और 1833 में फिर बाकी मुक्त व्यापार की नीति यहाँ लागू कर दी जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा बाकी लोग भी व्यापार लैंड से आकर। और 1858 में हम देखते हैं कि फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला जाता है भी आप बोलिए विस्तार समेट लीजिए। तो ये जो सारे कारण थे, धन संग्रह पर ज्यादा जोर, कृषि की शोचनीय दशा, संकुचित विचारधारा, उपनिवेशों का शोषण, मजदूरों का शोषण, निरंकुश शासन के प्रति असंतोष और स्वतंत्र व्यापार की मांग, और एडम स्मिथ के विचार, इन सभी ने मिलकर वाणिज्यवाद के पतन में सहयोग किया। तो इसका महत्व क्या है, वाणिज्यवादी विचारधारा का प्रभाव और महत्व की बात करें तो सामंत प्रथा को आघात, क्योंकि सामंतवादी प्रथा जब खत्म हुई तभी वाणिज्यवादी विचारधारा फैली, और इस बढ़ती विचारधारा ने सामंतवादी प्रथा को बहुत नुकसान पहुंचाया। शक्तिशाली राज्यों की स्थापना पर जोर दिया, और व्यापार और उद्योगों का विकास हुआ। देखो इससे, क्योंकि व्यापार और उद्योग में काफी बढ़ोतरी हुई, अधिक से अधिक माल तैयार करने की प्रवृत्ति ने कारीगरों को प्रेरणा दी कि वो नए उत्पादन के तरीकों का विकास करें, जिससे उद्योगों का विकास हुआ। राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का भी हम देखते हैं कि इसी के प्रभाव में हुई, है ना। सामंतवादी शक्ति कमजोर हुई और राज्यों की शक्ति, जो बड़े बड़े राज्य थे उनकी स्थापना होती, ठीक है, जिन्होंने फिर व्यापार वाणिज्य संबंधी नियम बनाए। वाणिज्यवाद का प्रभाव है और महत्व है वो यही है भाई, सामंतवादी प्रथा को खत्म करने में इसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। व्यापार और उद्योगों को देखो बढ़ावा मिला, राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई, उपनिवेशों की स्थापना भी हुई, है ना। जो फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी आदि थे, इन्होंने उपनिवेशों की स्थापना पर जोर दिया, नए नए रास्ते खोज निकाले गए, ठीक है। देखो बाजारों को विकसित करने के लिए मध्यम वर्ग का उत्थान हुआ, ठीक है। मध्यम वर्ग को आत्मसम्मान, उसके अंदर भावना आई, अपनी पहचान की भावना आई। उसने जो एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है मध्यम वर्ग की किसी भी देश की तरक्की में भी, और जो क्रांतियां आई उसमें भी मध्यम वर्ग की भूमिका थी। फ्रांस की क्रांति में मध्यम वर्ग ने काफी भूमिका निभाई थी, ठीक है। उसके अलावा यूरोपियन देशों में व्यापारिक संघर्ष, ये भी इसी का एक परिणाम है। आपस में संघर्ष में होगा इन देशों का, इंग्लैंड और फ्रांस द्वारा बनाए गए कानून एक दूसरे को नुकसान पहुंचा, तो बाद में वहाँ संघर्ष होंगे। हम देखेंगे कि इन्हीं विचारधारा से फिर आगे प्रथम विश्व युद्ध भी छिड़ेगा, ठीक है। फिर औद्योगिक पूंजीवाद का जन्म होगा, जो आपके सिलेबस का अगला भाग है, ठीक है। इसी के कारण पूंजीवाद को जन्म मिला, ठीक है। बढ़ते हुए उत्पादन ने यूरोप के पूंजीपति और व्यापारियों को अपना धन उद्योग स्थापित करने में लगाया। उनके पास बहुत पूंजी बढ़ गई थी। पूंजीवादी जो थे वो कोशिश करेंगे कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा अधिकार हो, ठीक है। और आधुनिक आर्थिक विचारों का जन्म हुआ काफी सारे। इस प्रकार वाणिज्यवाद जो समय की परिस्थितियों के अनुकूल था, लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बनी कि फिर लोगों ने इसको नकार दिया। 18वीं की शताब्दी के अंत तक वाणिज्यवाद का पतन हो गया। 19-20वीं शताब्दी वाणिज्यवाद का स्वरूप में थोड़ा बहुत बचा हुआ था, उसमें बदलाव आ जाएगा और फिर औद्योगिक पूंजीवाद का रूप धारण कर लेगा।
जो 21वीं सदी में प्रचलित है, अभी भी प्रचलन में। पूंजीवाद वाला चैप्टर हमारा नेक्स्ट होगा, तो हम तब करेंगे। तो इससे अगर क्वेश्चन आ जाए वाणिज्यवाद की विशेषताएं बताइए, वाणिज्यवाद के पतन के कारण, तो वो आपको बताना चाहिए। आज का टॉपिक इतना ही था, तो इसको एक बार आप पढ़ लेना। अगर कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास में भी। अभी आप इसमें मैसेज बॉक्स में अपना नाम और रोल नंबर डालकर लेफ्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप, ठीक है।